हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। और मैं प्रवीण सर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका, जो खत्म हो चुका है, और आज नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम क्या है, कोशिका विभाजन। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो इस लेक्चर्स में, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। पहले तो ये जानते हैं, तो एक कोशिका से दो कोशिका का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे कोई कोशिका है, ठीक, तो ये क्या हो जा रही है, दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो रही है। एक कोशिका से दो कोशिका का बनना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन दो चरणों में होता है। पहला चरण क्या है आपका, अंतरावस्था, और दूसरा चरण कौन सा है, विभाजन अवस्था या विभाजन अवस्था। ठीक, तो ये दोनों क्या है, तो कोशिका विभाजन का यह पहली अवस्था होती है जिसमें कोशिका क्या होती है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। जब कोशिका क्या हो, कोशिका विभाजन के लिए केवल रेडी होती है, प्रिपेयर होती है, तो उसको क्या कहते हैं, अंतरावस्था, इंटरफेज। ठीक, यह क्या होती है, पहली अवस्था होती है। और डिवीजन फेज क्या होती है, विभाजन अवस्था, यह अंतिम अवस्था होती है या दूसरी अवस्था होती है जिसमें कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है। क्लियर है दोनों। एक में क्या होगा, पहला जो है आपका अंतरावस्था, अंतरावस्था में कोशिका क्या होगी, कोशिका विभाजन के लिए रेडी होगी, तैयार होगी। और दूसरे में कोशिका विभाजन होगा, मतलब कोशिका क्या होगी, दो कोशिकाओं में बट जाएगी। तो अंतरावस्था को समझते हैं। अंतरावस्था क्या होती है, तीन उप अवस्थाओं में बटी होती है, जिसको क्या कहते हैं, जीवन फेज, दूसरा है आपका यस फेज, और तीसरा है G2 फेज। तो इसको याद करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं बड़े आसान शब्दों में, क्या, G1 यस G2, G1 यस G2। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि पहले क्या आता है, G1 फेज आता है, फिर आता है यस फेज, फिर आता है G2 फेज। क्लियर। तो ये हम G1 यस G2 करके इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या यस प्रोसेस में क्या होता है, जीवन में क्या होता है, यस में क्या होता है, और G2 फेज में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तीनों के बारे में आपको समझा दे रहा हूं कि जीवन फेज में प्रोटीन और डीएनए का निर्माण होता है। मतलब कोशिका के अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया है, प्रोटीन और डीएनए का निर्माण क्या होना शुरू हो गया, डीएनए का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है, जीवन फेज कहलाता है। ठीक, दूसरा आपका क्या है, यस फेज। यस फेज में क्या हो रहा है, यस फेज में डीएनए का द्विगुणन होता है। द्विगुणन मतलब क्या होता है, एक डीएनए से क्या होता है, डीएनए की संख्या दोगुनी हो जाती है। डीएनए कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 2 है तो 4 हो जाएगी, 8 है तो 16 हो जाएगी। और G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में कोशिकांगकों की संख्या बढ़ जाती है। कोशिकांगक सेल ऑर्गेनेल मैंने बताया है आप लोग को, कोशिका वाले चैप्टर में इसको पढ़ाया हुआ है कोशिकांगकों के बारे में। तो जिसमें मैंने आपको लगभग 10 से 11 कोशिकांगों के नाम भी लिखवाए हैं और उनके बारे में डिटेल्स में बताया भी है। तो आप लोग अगर चाहें तो वो कोशिका वाले वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक, तो इस प्रकार क्या होती है, पूरी कोशिका कोशिका विभाजन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। इस प्रकार पूरी कोशिका, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पूरी कोशिका जो होती है, या पूरी कोशिका, यहाँ पे कामा रहेगा, विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। पूरी कोशिका कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तो ये आपका क्या था, प्रथम फेज या फिर अंतरावस्था, इसके बारे में था। तो अब हम लोग क्या समझते हैं, अब तो मतलब पहली अवस्था में हो गई कि इसमें कोशिका विभाजन के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। तैयार कैसे हो रही है, प्रोटीन और डीएनए का निर्माण हो रहा है।
डीएनए का द्विगुणन हो चुका है और कोशिकांगों की संख्या भी बढ़ चुकी है। मतलब कोशिका अब क्या है, कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह से मैच्योर हो गई है या तैयार हो गई है। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं विभाजन अवस्था के बारे में कि सर विभाजन अवस्था कैसे होती है। तो आइए अब समझते हैं अंतरावस्था के बाद दूसरी अवस्था जो है हमारी विभाजन अवस्था के बारे में, जो हमारी क्या है, कोशिका विभाजन की दूसरी अवस्था है। तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत केंद्रक सहित पूरी कोशिका दो भागों में बट जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह कोशिका विभाजन का आखिरी व अंतिम चरण होता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होती है, जिसके अंतर्गत केंद्रक सहित पूरी कोशिका दो भागों में बट जाती है। तो ये दोनों चरण है इसके, इसका नाम क्या है, इसको दो चरणों में बांटा। पहला जो चरण है आपका है केंद्रक विभाजन। इसमें क्या होता है, केंद्रक विभाजन के अंतर्गत केंद्रक जो होता है वह दो भागों में बंटता है। और दूसरा क्या है आपका, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अब कोशिका द्रव्य का क्या होगा, जब विभाजन होगा तो ये क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो पूरी कोशिका जब दो भाग में बटेगी तो उसको कोशिका द्रव्य विभाजन कहेंगे। और कोशिका के अंदर पहले केंद्रक बटता है, केंद्रक अलग होगा, फिर कोशिका द्रव्य अलग होगा, फिर पूरा दोनों अलग अलग कोशिका बन जाएंगे। तो पहला इसीलिए हमको क्या पढ़ना है, केंद्रक विभाजन के बारे में। तो आप एक चीज दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्या, कोशिका विभाजन जब भी शुरू होगा तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। जब केंद्रक दो भागों में बदल मतलब टूट जाएगा, दो भाग में अलग हो जाएगा, उसके बाद केंद्रक द्रव्य विभाजित होगा, तब जाके दो कोशिका क्या होगी, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। ठीक है, तो पहला क्या है, कैरियोकाइनेसिस। इसको क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। समझ गए, तो समझते हैं केंद्रक विभाजन को। केंद्र, इसके अंतर्गत कोशिका के अंदर स्थित केंद्रक दो समान भागों में बंट जाता है। ठीक, देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, केंद्रक दो समान भागों में बंट जाता है, जिससे एक केंद्रक के कितने हो जाते हैं, दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक से दो केंद्रक। जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो अब इसमें क्या हो गया, जब केंद्रक विभाजन होगा तो कोशिका तो एक ही रहेगी, ठीक है, लेकिन केंद्रक कितने हो गए, एक दो। तो यही प्रोसेस जो आपका है क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। क्लियर, तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो अब आगे समझते हैं क्या, कि इसमें चार अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब जो ये केंद्रक विभाजन होता है, ये अचानक नहीं है इसे केंद्रक विभाजित हो गया, नहीं, इसमें भी चार फेज होते हैं, चार अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, पहला है आपकी क्या, पूर्वावस्था, दूसरा है मध्यावस्था, तीसरा है पश्चावस्था, और चौथा है अंत्यावस्था। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको याद करने के लिए आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसका शार्ट ट्रिक है याद करने का, जो मैंने बनाया है, आप लोग सुनिए। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फेज 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 कॉमन है, चारों में है, तो फेज छोड़ देते हैं। तो हम कैसे याद करेंगे, प्रो, मेटा, एना, एन ए, प्रो, मेटा, एना, टीलो। याद हो गया, बस ज्यादा नहीं, 10 बार बोलिए, प्रोमेटा एनाटीलो, प्रोमेटा एनाटीलो, याद हो जाएगा। तो प्रो मतलब प्रोफेज, मेटा मतलब मेटाफेज, एना मतलब एनाफेज, और टीलो मतलब टीलोफेज। समझ गए, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है, तो ये जो चारों अवस्थाएं होती हैं, इसके माध्यम से एक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वह दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है, दो केंद्रक में बदल जाता है। तो अब आइए इन एक एक अवस्थाओं को डिटेल से देखते हैं कि पहली अवस्था में क्या हो रहा है, दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है, और
मतलब चारों अवस्थाओं में ऐसी कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जिसके कारण कोशिका मतलब केंद्रक विभाजन को 4 अवस्थाएं लग रही हैं। तो आइए समझते हैं उन चारों अवस्थाओं को डिटेल्स। केंद्रक विभाजन की जो पहली अवस्था है पूर्वावस्था, उसको समझते हैं। तो पूर्वावस्था में क्या होता है, पहले तो ये जानिए कि जो पूर्वावस्था होती है यह केंद्रक विभाजन की सबसे पहली अवस्था होती है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्रक में स्थित लंबे व पतले क्रोमेटिन फाइबर, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये केंद्रक के अंदर ये जो धागे के समान रचना होती है, इसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। छोटे व मोटे होकर गुणसूत्र में बदल जाती है, इस आकार में बदल जाती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, तथा केंद्रिका व केंद्रक कला गायब हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो डॉट डॉट करके केंद्रक कला दिखाई है, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और केंद्रिका इसमें कहीं दिख रही है आपको, नहीं, ये सर ये क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सेंट्रोसोम के जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं वह एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रियोल से, ये सेंट्रोसोम के भाग हैं दोनों। सेंट्रोसोम बताया था मैंने, केंद्रक के जस्ट ऊपर पाया जाता है, जिसका मेन काम ही क्या है, कोशिका विभाजन में मदद करना। तो अभी नजर आ रहा है कैसे मदद कर रहा है कोशिका विभाजन में। सेंट्रियोल के बारे में जानना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेंट्रियोल्स को जाके एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। वो क्या होता है, एक प्रकार का कोशिकांगक होता है जो कोशिका में पाया जाता है। यह पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में मिलता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल हो गया। अब इसमें सेंट्रियोल क्या हो रहा है कि दोनों सेंट्रियोल अलग हो जाएंगे, तो यही इतना फेज क्या कहलाता है आपका, प्रोफेज, पूर्वावस्था कहलाती है। यह पहली अवस्था में देखिए क्या हो रहा है, क्रोमेटिन फाइबर कुंडलित होकर क्या बन जा रहा है, गुणसूत्र बन जा रहा है, और ये केंद्रक कला और केंद्रिका क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है। और दूसरी चीजें क्या हो रही है, ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के जो दोनों सेंट्रियोल हैं वह एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। तो इतना ये जितनी भी प्रोसेस हो रही है, इतना प्रोसेस किसके अंतर्गत हो रहा है, पूर्वावस्था। ठीक, प्रोफेज के अंतर्गत हो रहा है। तो यहां से यहां तक का अवस्था प्रोफेज है, इतना समझ में आ गया। तो अब आइए हम लोग समझते हैं इसको, मेटाफेज को, मध्यावस्था को, दूसरी अवस्था को। तो इसमें क्या होता है, तो पहले चीज यह क्या होता है, केंद्रक विभाजन का दूसरी अवस्था होती है, केंद्रक विभाजन की दूसरी अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, गुणसूत्र कोशिका के मध्य, देखिए गुणसूत्र कोशिका के मध्य एक पंक्ति में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, गुणसूत्र क्या हो गए हैं, कोशिका के मध्य एक पंक्ति में व्यवस्थित हो गए हैं, जिसमें जो छोटे गुणसूत्र होते हैं वह अंदर की ओर होते हैं, और जो बड़े गुणसूत्र होते हैं वो कहां होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। क्लियर। मध्यावस्था में गुणसूत्र कोशिका के मध्य एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं, तथा जो बड़े गुणसूत्र होते हैं वो किनारे की तरफ, और जो छोटे गुणसूत्र होते हैं वह मध्य में एक क्रम में लग जाते हैं। ठीक, दोनों सेंट्रियोल अलग अलग सिरे पे चले जाते हैं। ये आपके क्या है, दोनों सेंट्रियोल हैं, क्या है, सेंट्रियोल है। ये दोनों कहां चले जाते हैं, सिरे पे चले जाते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल से गुणसूत्र धागे जैसी एक रचना जुड़ जाती है। ये जो धागे जैसी रचना है इसका नाम क्या है, तुर्क सूत्र। इसका क्या नाम है, तर्क सूत्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाइंडल फाइबर कहते हैं। अब इस जो रचना, ये तुर्क सूत्र से ये जो रचना का निर्माण हो रहा है, तुर्क के समान बने रचना को क्या कहते हैं, तुर्क उपकरण कहते हैं। देखिए एक 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 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके अंतर्गत ना, कोशिका के अंतर्गत एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसमें जितने उपकरण लगे हुए हैं वही क्या कहलाते हैं, तुर्क उपकरण कहलाते हैं। या तुर्क के समान बने रचना को क्या कहते हैं, तुर्क उपकरण कहते हैं। तो इतना प्रोसेस किसके अंतर्गत हो रहा है, मध्यावस्था के अंतर्गत। तो मध्यावस्था के अंतर्गत एक बार फिर से समझिए क्या हो रहा है। पहली चीजें तो जो सेंट्रियोल्स है वो दोनों अलग अलग सिरे पे चले जा रहे हैं,
पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रही है, ये जो गुणसूत्र है वह क्या हो रहा है कि व्यवस्थित रूप में एक क्रम में क्या पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो जा रहे हैं, जिसमें जो बड़ा गुणसूत्र है वो बाहर रह रहा है और जो छोटा गुणसूत्र है वो अंदर व्यवस्थित हो जा रहा है। इतना क्लियर है। अब गुणसूत्र जो है वह सेंट्रियोल से एक धागे जैसी रचना से जुड़ जाती है। उस धागे जैसी रचना को क्या कहते हैं, तर्क सूत्र कहते हैं। ठीक, अब इस तर्क सूत्र या तर्क सूत्र से बने इस रचना को क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, तुर्क के समान इस रचना को क्या कहते हैं, तुर्क उपकरण कहते हैं। क्लियर। तो अब इसके बाद कौन सी अवस्था है, आपकी तीसरी अवस्था है पश्चावस्था। अब देखते हैं हम लोग केंद्रक विभाजन के तीसरी अवस्था जो है पश्चावस्था के बारे में। तो पहला चीज तो ये क्या होती है, यह तीसरी अवस्था होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, गुणसूत्र के दोनों तरफ स्थित, इसके अंतर्गत गुणसूत्र के दोनों तरफ स्थित जो सेंट्रियोल्स होते हैं वह क्या करते हैं, तुर्क सूत्रों द्वारा या तुर्क सूत्रों की सहायता से, यही है आपके क्या तुर्क सूत्र, तर्क सूत्र, तर्क सूत्रों की सहायता से क्या करते हैं, अब गुणसूत्र को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ठीक, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या है, सेंट्रियोल्स, ये गुणसूत्र को क्या कर रहे हैं, ये है आपका क्या गुणसूत्र। तो गुणसूत्र को क्या कर रहे हैं, इसके माध्यम से अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है, गुणसूत्र अलग होकर अपने अपने सेंट्रियोल की ओर चला आता है। गुणसूत्र अलग हो गया आपस में और अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ चला आया। तो इतना प्रोसेस, ये यहां से यहां तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, एनाफेज। एनाफेज को क्या बोलते हैं, पश्चावस्था। क्लियर। तो अब हम जानते हैं जो केंद्रक विभाजन की चौथी व आखिरी अवस्था है उसके बारे में, आखिरी चरण जो होता है उसके बारे में। तो जो क्या होता है, केंद्रक विभाजन का चौथा एवं अंतिम चरण होता है, क्या होता है वो अंत्यावस्था। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत कोशिका के दोनों किनारे पर स्थित जो होते हैं क्या, अर्धगुणसूत्र, यही तो है अर्धगुणसूत्र। ठीक, चारों ओर से केंद्रक कला बन जाने से, ठीक है, ये चारों तरफ क्या होंगे, केंद्रक कला बन जाने से क्या हो जाती है, पुनः कोशिका में दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं गुणसूत्रों से क्या होना, केंद्रक कला का निर्माण होके दो नए केंद्रकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, अंत्यावस्था कहलाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, दोनों सिरे पर स्थित केंद्रक के अंदर पुनः केंद्रिका बन जाती है। अब ये केंद्रक है, इसके अंतर्गत ये क्या बन गई, केंद्रिका बन गई। ठीक, तथा अर्ध गुणसूत्र क्या हो गए, खुलकर क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाएंगे। उसके बाद जो क्रोमेटिन होंगे वो क्या, अर्ध गुणसूत्र होंगे वो किसमें बदल जाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाएंगे। तो इतना ही आपका क्या है, ये केंद्रक विभाजन के बारे में है। तो केंद्रक विभाजन इसी के साथ समाप्त होता है और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में और समझेंगे कि कोशिका विभाजन जो होती है कितने प्रकार की होती है। ठीक, जैसे समसूत्री, अर्धसूत्री व एक होता असूत्री। इन तीनों कोशिका विभाजनों को डिटेल से समझेंगे और समझेंगे किसके बारे में, केंद्रक द्रव्य विभाजन के बारे में। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वेट करिए। और ये वीडियो जो पढ़ रही है ये काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है, बीच में थोड़ा गैप हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा था बीच में, जिसके कारण मैं तैयारी में थोड़ा अपने ज़्यादा लग गया था, जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रही थी। बट अब से क्या होगी, ये लगातार आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी जो बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।